गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मेरा प्यारा सा चैनल एक्मे गुरुकुलम आप देख रहे होंगे। तो आज मैं आपके बीच में, जैसा कि आपको पता है, क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं और उसमें भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा प्रकाशिकी। चैप्टर क्या पढ़ाऊंगा बेटा? प्रकाशिकी। आप जानते होंगे कि 10th क्लास के साइंस में फिजिक्स वाला जो पोर्शन है भौतिक विज्ञान का, उसमें एक चैप्टर आता है प्रकाशिकी। वो आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला इसमें परिभाषा है परावर्तन। तो परावर्तन क्या है? जैसा कि नाम से ही आपको प्रतीत हो रहा होगा कि कोई भी चीज टकरा के जब लौटे तो उसी को परावर्तन कहते हैं। वो अभी यहां से मैं एक पेन लेता हूं या एक कंकड़ लेता हूं, ऐसे फेंकूंगा तो वो ऐसे लौट जाएगा टकरा के, तो ये परावर्तन है। कुछ भी, अगर कोई भी चीज गिरता है और उछल के वापस आ जाता है तो उसी को परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहां मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं प्रकाशिकी, तो इसका मतलब मैं यहां प्रकाश के परावर्तन की बात करने जा रहा हूं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो किसी भी, अब ये चमकदार सतह, किसी इसको पॉलिश कर दिया जाता है, कलई कर दी जाती है। पॉलिश करने का क्या औचित्य है? जब आप पॉलिश कर देते हैं तो दूसरे वाले तरफ की जो सतह है ये परावर्तक हो जाती है। अगर सतह परावर्तक नहीं होगी तो हमेशा तीन घटनाएं होती हैं, जिसको इंग्लिश में आप रैट, ये चूहा वाला रैट नहीं है, रैट आर फॉर रिफ्लेक्शन। कोई भी पृष्ठ होगा तो उसमें ये तीन घटनाएं होंगी, रिफ्लेक्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और टी बोले तो ट्रांसमिशन होगा। तो अगर ये तीनों घटनाएं किसी भी पृष्ठ में हो रही हैं, मतलब परावर्तन भी होगा, अवशोषण भी होगा और पारगमन भी होगा। तो तीनों घटनाएं किसी भी पृष्ठ से होती हैं। तो पॉलिश करने का लाभ यह है कि अब उससे सिर्फ अधिकांश मात्रा में परावर्तन होगा। ये दोनों घटनाएं जो अवशोषण और क्या कहते हैं, पारगमन, ये दोनों घटनाएं अब नहीं होंगी। तो अब हम लोगों को पॉलिश करने का पहली बात तो कारण समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम लोग ये आपको समझाना चाहते हैं कि जब जो सतह मिल जाए तो उससे होता हुआ एक नॉर्मल खींच लीजिए, अभिलंब खींच लीजिए। तो ये रहा आपका अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? जो किसी भी सतह के लंबवत हो। जैसे मैं इस पृथ्वी पर खड़ा हूं, इस फर्श पर खड़ा हूं 90 डिग्री पर, आपके जितने दीवार हैं उनके बीच में जहां दोनों दीवार का जोड़ होगा वो हमेशा 90 डिग्री पर होगा, मतलब लंबवत होगा। तो अगर आपका ये लंबवत है तो इसी को अभिलंब कहते हैं, लंब कह सकते हैं, या इस पर समकोण आप बना दीजिए। अब ये अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको मैं आपतित प्रकाश कह सकता हूं। कौन सा प्रकाश? आपतित प्रकाश। तो ये आपतित प्रकाश आया है, अगर इस पे टकराया है तो यहां से उछलेगा भी। तो उछलने के बाद ये दूसरे माध्यम में चला गया। इसको मैं पीले कलर से दिखा रहा हूं, कलर चेंज कर दिया हूं। तो ये कौन सा प्रकाश है? परावर्तित प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश है बेटा? परावर्तित प्रकाश। तो अब परावर्तन क्या है? प्रकाश किरणों का किसी भी परिसीमा से टकराकर, परिसीमा क्या होती है? दो माध्यम को विभाजित करने वाली सीमा। जैसे ये मेरी स्किन है ना, स्किन के बाहर हवा 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 हवा, स्किन के अंदर मांस, माध्यम बदल गया तो स्किन मेरी परिसीमा हो गई। जो दीवार है, ये बोर्ड है, इस बोर्ड की जो ये स्क्रीन है, स्क्रीन के अंदर इसका मदरबोर्ड और ये सब है, तो स्क्रीन इसकी क्या है? परिसीमा है। ऐसे दो माध्यमों को विभाजित करने वाली जो सीमा होती है उसी को परिसीमा कहते हैं। तो परिसीमा, आपतित प्रकाश किसी परिसीमा से टकराकर जब पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश की बात हो रही है तो प्रकाश का परावर्तन है। जो शॉर्टकट है इसका इंग्लिश में बड़ा सिंपल है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। तो किसी भी प्रकाश किरण का उसी माध्यम में वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। तो ये परावर्तन की सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब इसमें परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन का पहला नियम है, ये आपतित प्रकाश
परावर्तित प्रकाश और अभिलंब तीनों एक तल में स्थित होने चाहिए। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं तल पर, तल में होने चाहिए, इसका मतलब जैसे ये तल हो गया, अब ये आपतित प्रकाश मान लो इधर से आ रहा है और ये परावर्तित प्रकाश है और ये बीच में अभिलंब है। अगर इन तीनों को एक बोर्ड लगाया जाए तो वो बोर्ड पर ही स्थित होने चाहिए। मतलब एक अगर प्रकाश आगे से आ रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है और अभिलंब ये है, तो तीनों एक बोर्ड पर तो आएंगे नहीं। जैसे मैं ये कह रहा हूं, इसको ऐसे समझिए कि ये सतह हो गई, ये बोर्ड हो गया, ये पेन आप देख रहे हैं, पेन, और फिर ये परावर्तित प्रकाश हो जाएगा, ये अभिलंब। तो तीनों इस दीवार पर आ रहे हैं ना, तीनों अगर दीवार पर आ जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, एक तल में स्थित होने चाहिए। तो परावर्तन का पहला नियम क्या है, परावर्तन का पहला नियम परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन का नियम दो है। प्रथम नियम, आपतित प्रकाश परावर्तित प्रकाश और अभिलंब, और अभिलंब तीनों एक तल में, यहां इंपॉर्टेंट बात है में, तल में स्थित होने चाहिए। तो एक तल को जैसा कि मैंने समझाया, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करिएगा और बोलिएगा कि सर इसको दोबारा समझा दीजिए। फिर आता है द्वितीय नियम। द्वितीय नियम समझने के लिए एक चित्र आपको देखना आवश्यक है। जैसे अभी अभी मैंने जो चित्र बनाया था, ये आपका कलई कर दिया, ये अभिलंब है, ये आपतित प्रकाश है और ये परावर्तित प्रकाश है। तो और ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होने चाहिए। ये एंगल आई क्या है बेटा, एंगल आई क्या है, आपतन कोण, और एंगल आर क्या है, परावर्तन कोण। तो द्वितीय नियम क्या कहता है बेटा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान समान होना चाहिए। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होना चाहिए, अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर होना चाहिए। एंगल आई बोले तो आपतन कोण, एंगल आर बोले तो परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। अब आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। अब अगर मैं इसमें प्रतिबिंब निर्माण, समतल दर्पण का वैसे प्रतिबिंब निर्माण आपके कोर्स में उतना नहीं है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये समतल दर्पण है बेटा, तो इसमें जिस आकृति का ये बिंब होगा, ये बिंब है, और इस दर्पण के सामने जब बिंब होगा तो उसका प्रतिबिंब भी उसके पीछे निर्मित होगा। तो इसकी एक विशेषता है, अगर x आगे ये निर्माण हुआ है तो इसका प्रतिबिंब भी x पीछे ही निर्मित होगा। प्रतिबिंब x आगे बना है तो उसका बिंब अगर x दूरी पर आगे रखा हुआ है दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब भी x दूरी पीछे ही बनेगा। अच्छा, हमने एक
एक बात और बतानी है, जब भी पॉलिश के पीछे कुछ भी हो तो हमेशा आभासी होता है, चाहे वो बिंब हो या प्रतिबिंब हो। तो ये बिंब कैसा है, ये बिंब है या प्रतिबिंब, पहला क्वेश्चन। तो आप लोग जैसा, हाँ बिल्कुल कमेंट सही कर रहे हैं, ये प्रतिबिंब है। ये क्या है बेटा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का अगर मैं प्रकृति पूछूं तो क्या बताओगे, आभासी। और इस बिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक। अगर दर्पण के सामने रखा है मतलब परावर्तक सतह की ओर रखा है, ये सतह परावर्तक सतह है ना, अगर परावर्तक सतह की ओर रखा है तो ये क्या है, वास्तविक, और परावर्तक सतह के पीछे है तो वो आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब का, वास्तविक बिंब का आभासी प्रतिबिंब। यहां वस्तु कहना उतना तर्कसंगत नहीं होता है, प्रकाशिकी में वस्तु को हम लोग बिंब कहते हैं, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अभी हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में नहीं है। बिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक बिंब और एक आभासी बिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अगर आपको जानना होगा तो कमेंट करिएगा, इसको भी मैं डिटेल एक लेक्चर में आपको समझा दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में ही समझा दूंगा। छोटा सा 5 मिनट का टॉपिक है, लेकिन ये आपके कोर्स में नहीं है, 10वीं के कोर्स में नहीं है। तो अभी बोर्ड को ध्यान में रखते हुए मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा वो ये है कि समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। अब ये आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार जो होता है उसी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसको इंग्लिश में एम से लिखते हैं, एम बोले तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन माने आवर्धन। तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, या आकार भी बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल लीजिए या आकार बोल लीजिए, अपॉन में बिंब की ऊंचाई या आकार। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कुछ ये 10 सेंटीमीटर हाइट का है बिंब, प्रतिबिंब, और उसका बिंब भी 10 ही सेंटीमीटर हाइट का है, तो इसका मतलब ये आवर्धन कट के एक हो जाएगा। तो आवर्धन का मतलब होता है आकार को बढ़ा देना या घटा देना, फिजिकली ऐसे समझें। तो इसका मतलब है समतल दर्पण का कार्य है आकार को परिवर्तित नहीं करना। मतलब ना तो वो आकार को बढ़ाता है बेटा, ना ही आकार को घटाता है। तो समतल दर्पण आकार में कोई परिवर्तन नहीं करता, ना ही दूरी में परिवर्तन करता है। अगर आपको ये चेक करना है तो आपके घर में जो ड्रेसिंग वाला मिरर है उसकी तरफ जब आप ऐसे ऐसे चलते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि उसका प्रतिबिंब भी आपकी तरफ चलना शुरू कर दिया है, और जैसे ही आप जाके उसको छुएंगे उसकी स्क्रीन से आती हुई फिंगर आपकी उंगली को छू लेगी। इसका मतलब है जितना तेज ये जा रहा है बिंब, उतना ही तेज उसका प्रतिबिंब भी आ रहा है। तो मेरी बात से सहमत हो गए होंगे। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण का आवर्धन एक होता है। ये बोर्ड में 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है, ये पूछा जाता है कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो वक्रता त्रिज्या मतलब होता है ये इसका ये वक्र है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये गोला बनेगा। देखिए अगर ये थोड़ा सा सीधा हो जाए तो यही गोला आप देखेंगे बड़ा बन जाएगा, और यही और सीधा हो जाए तो इसका गोला और बहुत बड़ा बनेगा बेटा। लेकिन अगर ये सीधा हो जाए तो इसका गोला कितना बड़ा बनेगा, तो इसका गोला अनंत बड़ा बनेगा, इसका गोला अनंत बड़ा बनेगा। तो वही हम कह रहे हैं समतल दर्पण का जो फोकस दूरी, अब आगे पढ़ेंगे बेटा फोकस दूरी क्या होती है। वक्रता त्रिज्या तो क्या होती है, इस गोले की त्रिज्या जो होती है, ये गोला बना है, अब ये वाला गोला देखो इसकी त्रिज्या बढ़ गई है ना, आर डैश। अच्छा इस गोले की त्रिज्या और बड़ी हो गई है, आर डबल डैश। ये अभी आपको समझना है सिर्फ। तो ये गोले की त्रिज्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सीधी लाइन की तो त्रिज्या, अगर इसका गोला बनाओगे तो अनंत बड़ा गोला बनेगा। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी बेटा, अनंत। त्रिज्या कितनी होगी, अनंत। और 10वीं के कोर्स में है जो वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। ये एफ क्या है बेटा, फोकस दूरी,
एफ क्या है बेटा? फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या? वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। जब इसकी वक्रता त्रिज्या ही अनंत हो जाएगी तो अनंत बटा 2 भी अनंत ही होता है। अनंत क्या है? वो दूरी जहां आप कभी पहुंच ही ना सके, तो उसकी आधी दूरी, जब आप किसी दूरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे तो उसकी आधी दूरी तक कभी पहुंच सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं पहुंच सकते हैं। तो अनंत बटे 2 भी अनंत होता है। तो अगर मैं फोकस दूरी निकालना चाहूं तो वक्रता त्रिज्या बटे 2 करना पड़ेगा। वक्रता त्रिज्या बटे 2 करना पड़ेगा तो ये फोकस दूरी निकलेगी ना बेटा। तो वक्रता त्रिज्या ही अनंत है तो बटे 2 करने पे उसका मान भी अनंत होगा। तो ये बोर्ड में 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो आंसर है 1 होता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बेटा? अभी अभी निकाला है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो समतल दर्पण से संबंधित ये आपके सामने मैंने बताया। अब हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? गोलीय दर्पण। तो अब पहले इसका एक बार आप लोग कुछ अगर नोट करना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गोलीय दर्पण। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? गोलीय दर्पण। हाँ, कमेंट करते रहिए, धुआंधार कमेंट करते रहिए, और तभी तो मजा आएगा जब आप कुछ पूछेंगे और हम बताएंगे कि ये ऐसे होता है। जब आप जानेंगे कि सर ये नहीं समझ में आया, इसको दोबारा बता दीजिए, और मैं टक से उसको जवाब दूंगा, तो आपको भी मजा आ जाएगा। तो बीच बीच में आप जो भी समस्याएं आती हैं कमेंट करते रहिए, और उस कमेंट का तुरंत जवाब पाने के आप पाएंगे आप एकमात्र चैनल एक्मे गुरुकुलम में। आप इसलिए कंटिन्यू कमेंट करते रहिए। तो गोलीय दर्पण हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में 2 प्रकार का दर्पण होता है। जैसे ये गोलीय दर्पण तो नाम से ही लग रहा है गोल गोल हो। कैसा हो? गोल गोल। तो गोल रिंग भी होता है बेटा, और गोल बॉल भी होती है। तो हम लोग जब दर्पण बोर्ड पे बनाते हैं तो बच्चों को लगता है ये रिंग में से काटा गया है। ये रिंग से नहीं काटा गया है, ये बॉल से काटा गया है। किससे काटा गया है बेटा? बॉल से। 3D में है। बॉल से जब कट करेंगे तो साइड से जब निकलेगा तो ये कैसा निकलेगा? तवे जैसा। कैसा दिखेगा बेटा? तवे जैसा। तो आप 2D में देखेंगे, 3D में तो ऐसा कुछ दिखेगा, तवे जैसा। और ये इसकी पॉलिश कर दी गई पीछे। जब इसी को 2D में देखेंगे, इसी को किस में देखेंगे बेटा? 2D में। 2D द्विविमीय, एक विमीय, त्रिविमीय, ये भी समझा देंगे। अगर आपको डाउट होगा कमेंट करिएगा। तो द्विविमीय आप देखिए ये है। अब अगर अंदर की तरफ से पॉलिश हो, इधर से पॉलिश, ये क्या किया गया बेटा? पॉलिश। तो अगर बाहर की तरफ से पॉलिश है तो अंदर वाली सतह परावर्तक सतह कहलाती है। कौन सी सतह बेटा? परावर्तक सतह। तो अगर धंसी हुई सतह है, जो ऐसे धंसा हुआ है, ये वाला भाग परावर्तक हो जाए, ये वाला जो अंदर धंसा हुआ ये परावर्तक हो जाए, तो इस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या हो जाता है बेटा? अवतल दर्पण। और अगर यही उभरी हुई सतह, अगर मैंने इधर से पॉलिश कर दिया, तो आप कमेंट में तुरंत बताओ बेटा ये वाली सतह कौन सी होगी? पॉलिश वाली सतह। बिल्कुल सही जवाब। तो ये वाली सतह इस बार कौन सी है बेटा? परावर्तक सतह। कौन सी सतह है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह कौन सी होती है? जिसपे प्रकाश आए, टकराए और भक से लौट जाए, टकरा के बुम। कैसे लौटा? बुम, ऐसा लौटा। तो ये हो गया 2 प्रकार का दर्पण। इस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ऊ माने उभरा हुआ, ऊ माने उभरा हुआ। तो देखो उभरा हुआ है। नाम हमेशा किसका रखते हैं? परावर्तक सतह का। ये बात दिमाग में रख लो बच्चों, नाम किसका लिखा जाता है? परावर्तक सतह का। तो अगर उभरी हुई सतह परावर्तक है तो नाम क्या हो जाएगा? ऊ माने उभरा हुआ, ऊ माने उत्तल
उत्तल, तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो दूसरा वाला अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। तो मेरे ख्याल से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अब दर्पण की विभिन्न स्थितियां। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण पढ़ने जा रहा हूं। क्या पढ़ने जा रहा हूं बेटा? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण जैसा कि आप जान चुके हैं, ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है हमारा अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब ऐसे, जैसे तवा जैसे मैंने बताया, तो इसमें एक बूंद पानी चुआओगे तो कहां गिरेगा? बीचों बीच में ठहरेगा। जिस बिंदु पर ठहरता है इस बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पी बोले तो पोल, पोल को हिंदी में कहते हैं ध्रुव। अच्छा, और ये गोला अगर मैं बढ़ाता तो ये गोला कुछ ऐसा बनता, ये गोला कुछ ऐसा बनता। ये गोला कुछ ऐसा बनता। तो इस गोले का जो केंद्र होगा उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ये अभी एकदम सही शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका दूसरा परिभाषा है, लेकिन वो आगे बताऊंगा। अभी ऐसे जानिए कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बेटा? फोकस। अब ये अक्ष कहां तक जाएगा? तो इधर अनंत तक विस्तार होगा, इधर भी अक्ष का विस्तार कहां तक होगा? अनंत तक होगा। तो ये समतल दर्पण की स्थितियां हैं। समतल दर्पण में अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो गोलीय दर्पण में से काटा गया भाग है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के केंद्र को, अवतल दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं? अब इसमें यह हो गया मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, क्या बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण पे टकराई, अब टकराएंगी तो लौटेंगी। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसी बिंदु को ध्रुव कहते हैं, वो फोकस कहते हैं, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। फिर से, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे दर्पण की फोकस, दर्पण का फोकस कहते हैं। अब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इंग्लिश में कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं इंग्लिश में, इसीलिए कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग, पहले इसका आप फोटो बनाना हो तो बना लीजिए, और अगर परिभाषा आपको कोई कंफ्यूज करे तो कमेंट करिएगा, परिभाषा एक एक की लिखा देंगे। अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग आगे स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी तरह से अवतल दर्पण सीख गए, तो उत्तल दर्पण के बारे में भी सीख जाएंगे, एकदम सेम ही है उत्तल दर्पण। अब ये रहा आपके सामने। अगर मैं किधर से पॉलिश करूं, कमेंट करो। उत्तल दर्पण के लिए तो आपका आंसर होगा अंदर की तरफ से पॉलिश करें, इधर से पॉलिश कर दें। हम लोग जनरली इसको बनाते इधर से हैं। ये पॉलिश कर दिया तो पॉलिश के दूसरी साइड परावर्तक सतह हो गई। अब ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? ध्रुव। उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं।
उत्तल दर्पण के केंद्र को, उत्तल दर्पण द्वारा बने केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। अब फिर से देखिए, अब यहां पे फोकस की परिभाषा क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्त उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल दर्पण के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। तो यहां उत्तल और अवतल में थोड़ा सा परिभाषा में हल्का सा चेंज आया है। अब ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और समस्त दूरियां यहीं से नापी जाएंगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो यहीं तक रहेगा। इसी ध्रुव के सिधाई से ऐसे डॉटेड लाइन आप बना लिया करें, तो समस्त दूरियां कहां से नापी जाती हैं बेटा? दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, कैसे कैसे प्रतिबिंब निर्माण होगा। तो आज के लेक्चर में आपको मैंने बेसिक सिखा दिया है। तो आज के लेक्चर को आपने, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।